नमस्कार दोस्तों। देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही हो, देश में बेरोजगारी चरम पर हो, देश में भूखमरी अपने रिकॉर्ड बना रही हो, सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हो, देश में नफरत भयंकर रूप से पनप रही हो, सामाजिक ताने बाने टूट रहे हो और सत्तारूढ़ दल कहे कि हम जनता के लिए काम करते हैं, विपक्षी दल सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, तब आप क्या कहेंगे? जब झूठ की बुनियाद पर सब कुछ खड़ा हो, जब देश के आंकड़े हो या देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे या देश की व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दे या देश में भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे या देश में कुछ लोगों को पोषित करने के मुद्दे, इन सब पर सरकार की ओर से झूठ बोला जा रहा हो, तब आप क्या कहेंगे? तब आप क्या कहेंगे जब मीडिया का एक बड़ा वर्ग सत्तारूढ़ दल की भाषा बोल रहा हो, उसका स्पोक पर्सन बन गया हो, जब मीडिया के तमाम सारे बड़े लोग राज्यसभा जाने के लिए सरकारी और सरकारी जो दल है उस दल के तलवे चाट रहे हो, तब आप क्या कहेंगे? तब आप क्या कहेंगे जब नफरत में भरे ये मीडिया संस्थान देश की सबसे पुरानी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस के कर्ता धर्ता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के वीडियो को ट्विस्ट करके नफरत से भरने की कोशिश करें और सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, यहां तक कि वह नेता जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में, नरेंद्र मोदी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री रहा हो, वह उन झूठे वीडियो को प्रसारित करा रहा हो, झूठे कहानियां कर रहा हो और नफरत के माहौल को बढ़ा रहा हो, तब आप क्या कहेंगे? तब आप क्या कहेंगे जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से राज्यसभा सदस्य बने जी मीडिया के मालिक सुभाष चंद्रा के चैनल में झूठ पर झूठ परोसते हुए, नफरत से नफरत परोसते हुए राहुल गांधी के बारे में गलत प्रसारित किया जाए और बाद में माफी मांगी जाए? Today on my show, I made a mistake, used an unparliamentary word, and during the show, I apologized for that word. यही कहना चाहती हूँ कि गलती हजारों घंटों की एंकरिंग में एक गलती हुई है पिछले 16 साल में, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और किसी का भी दिल दुखा हो या हर्ट हुआ हो, ये मेरा उद्देश्य कभी भी नहीं था. दिस वॉज नॉट माई इंटेंशन. अपॉलॉजीज. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में अपने उस कार्यालय का दौरा किया जहां तोड़फोड़ हुई थी. दौरे के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता. घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि जो तोड़फोड़ में शामिल थे वो हमारे लिए बच्चों के समान ही है. यह खबर कल हमारे कार्यक्रम डीएनए में गलत संदर्भ में प्रसारित हो गई थी, जिसका हमें ऑन एयर माफी मांगी जाए, कार्यक्रम में माफी मांगी जाए और सत्तारूढ़ दल और भारतीय जनता पार्टी के अलावा उसके सहयोगी मीडिया संस्थानों जी मीडिया के सामने कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शन करना पड़े, तब आप क्या कहेंगे? ये सारे हालात आज देश में बने हुए हैं और इन सब हालातों के बाद स्थिति क्या है? देश बर्बादी में जा रहा है, गर्त में जा रहा है. तमाम सरकार के गलत फैसले उसको किस तरीके से कटघरे में खड़ा करते हैं, ये सारी बातें समझने वाली हैं. हम चुप नहीं रहेंगे. आज के बाद एक व्यक्ति भी, और ये भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर पे ध्यान से सुन ले, एक व्यक्ति भी हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारी विरासत के खिलाफ एक शब्द बोलेगा, एक तथ्य तोड़ मरोड़ के पेश करेगा, तो वो कई कई पीढ़ियों तक उनको याद रखना पड़ेगा. आप समझिए, भारतीय जो सांख्यिकी मंत्रालय है
उसने जो आंकड़े जारी किए, उन आंकड़ों के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है, गर्त में जा रही है। भारत की जीडीपी जो एक बड़ा अनुमान था वो अब 7.2% पर आकर के टिक गई है, और वह भी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी पता नहीं, क्योंकि महंगाई से लेके सब कुछ चरम पर है। स्थिति ये है कि जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था 1996 के बाद ऐतिहासिक गिरावट पर आ गई है, और उसका प्रमुख कारण जो देखेंगे वो देशव्यापी तमाम नीतियां हैं। वो नीतियां जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ी करती हैं, और इसको लेकर के चाहे अमेरिकन मीडिया हो, CNN हो, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड रूप से सबसे तेजी से सिकुड़न की तरफ जा रही है। और इसमें कैपिटल इकोनॉमिक्स जो है वो भी बताती है कि किस तरीके से भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी, कंपनियों की नाकामी और बिगड़ा हुआ बैंकिंग सेक्टर, ये सारी चीजें समस्याएं देने वाला है। इसके बाद में आप देखिए जापान के बिजनेस अखबार जो है निकेई एशियन रिव्यू ने तो यहां तक कहा कि वित्त आयोग के जो पूरा सारी चीजें इनको लेकर के कहा, नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को जर्जर बनाया है। ये वो जापान का अखबार कह रहा है जो जिस जापान के आगे नरेंद्र मोदी नतमस्तक होते हैं। और उसने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापार समर्थित छवि होने के बावजूद वो अर्थव्यवस्था संभालने में अयोग्य साबित रहे हैं, और 2025 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना है वो इन स्थितियों में तो पूरा होता नहीं दिख सकता है। तो आप इन सारी बातों से समझ सकते हैं भारत के सबसे आधुनिक औद्योगिक शहर से आने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने वायदा किया था कि वो अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे और हर साल जो है 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे, और 6 साल तक जो है जिस तरीके से इसी तरह की स्थितियां 8 साल से चल रही हैं, अब अवसाद की लहर चल पड़ी है। स्थिति यह है मानसिक रूप से युवा हमारे परेशान हो उठे हैं, और यही वजह है कि युवाओं की आत्महत्या की दर लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है। जीडीपी पिछले तमाम दशकों के मुकाबले बिल्कुल जर्जर हालत में गिर गई है, और बेरोजगारी अब चरम पर है। सीएमआई के आंकड़े कहते हैं 90 करोड़ बेरोजगारों का यह देश हो गया है। विकास के सारे इंजन, खपत, निजी निवेश व निर्यात ठप पड़े हैं। ऊपर से है कि सरकार के पास इस पूरी स्थितियों से निकलने के लिए कोई योजना नहीं है, खर्च कम करने की क्षमता नहीं है, और जो है नागरिकों के ऊपर रोज बरोज टैक्स की मार की जा रही है। अब आप सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी की इकलौती स्थिति यह है कि अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं, शायद वो संभालने की स्थिति में योग नहीं है। भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कही थी, और भ्रष्टाचार पहले के मुकाबले भारत में 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। ये हम नहीं कहते, ये आंकड़े कहते हैं। मोदी की जो विनाशकारी नोटबंदी की घोषणा थी उसने देश को बर्बादी की तरफ ढकेल दिया। काले धन को लाने की बात थी और काला धन बढ़ गया, और जो काला धन था वो सफेद हो गया। लाखों मझोले और छोटे उद्योग तबाह हो गए, और नतीजा ये हुआ कि अभी भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि भारत में जो छोटे और मझोले उद्योग थे जिन्हें एमएसएमई सेक्टर कहते हैं, उस पर भी अब कारपोरेट जगत का 27% कब्जा हो गया है। मतलब उसमें भी अब आ गए हैं जिनमें छोटे छोटे लोग, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर एमएसएमई है, उस पर भी कब्जा आ गया है। और धीरे धीरे आप जान लीजिए, यदि आप दुकानदार हैं या आप छोटे छोटी सी कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कुछ चलाते हैं, तो आने वाले वक्त में आप इन कारपोरेट सेक्टर के गुलाम बन के काम कर पाएंगे। आप यहां पर स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वतंत्र रूप से आप उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में उनका जो ऑनलाइन बिजनेस से लेके तमाम सब कुछ है, रिटेल में जिस तरीके से अंबानी कूदे हैं, और अंबानी का आपने देखा कि रोजाना
करीब 11 लाख रुपए से अधिक हर मिनट कमाते हैं। और इसी तरीके से अदानी की स्थिति है। तो आप समझिए अदानी अंबानी, और इस देश की जो संपत्तियां हैं वो 54% संपत्तियां सिर्फ 100 कारपोरेट घरानों के कब्जे में आ चुकी है। मतलब हिंदुस्तान का जो है, पूरे हिंदुस्तान का 54% जो है, 54% सिर्फ 100 घरानों के हाथ में आ गया है। और 135 करोड़ लोग अलग थलग पड़ गए हैं, वो 45% में है। तो आप समझिए 46% में है। तो इन सब स्थितियों को समझना पड़ेगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो कहा वो आपको समझना पड़ेगा, इसमें कि एफडीआई 3600 उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाना और नरेंद्र मोदी को सिर्फ कुछ नौकरशाहों का पर यकीन करने के कारण यह स्थिति हुई है। और भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बुरी तरह बिगड़ी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जहां गिरावट आई, जापान में गिरावट आई, दूसरे और जगह गिरावट आई, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। तो ये दुनिया की जो सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं थी उनमें सबसे बर्बादी की दिशा में यह गई। इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि भारत पर जो कर्ज है वो कर्ज 131 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। और भारत में बेरोजगारी की मैं बता ही चुका हूं। भुखमरी की स्थिति यह है कि भुखमरी के मामले में हम दुनिया के इंडेक्स में एक बुरी स्थिति में है, सबसे पिछले पायदान पे खड़े हो गए हैं। और हालात तो यहां तक हो गए हैं कि हम कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, इसको सोचने की स्थिति में नहीं है। तो इस समय ये आप समझिए कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो गति है, विकास दर है, वो 8% भी बरकरार नहीं रह सकी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या सोच रहे हैं? और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही है। कहां कर रही है? हैदराबाद में, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है वो तेलंगाना, कर्नाटक और इधर के इलाके में है। कैसे उसे जीता जाए, उसके लिए रणनीति। और उसके लिए रणनीति ये होती है कि घर घर हम तिरंगा पहुंचाएंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, उसी आरएसएस से, जिसने 54 साल तक अपने उस पर तिरंगा नहीं फहराया था, वो तिरंगे के खिलाफ थे। वो आज तिरंगे की बात करते हैं। आज स्थितियों को आप देखिए, नासूर होती अर्थव्यवस्था किस तरीके से हमें लेकर के जा रही है। उपभोक्ता खर्च जो है गिर गया है, निवेश और आयात बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। व्यापार हो, होटल हो, ट्रांसपोर्ट हो, सभी में गिरावट आई है। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें बढ़त? उत्पादन के क्षेत्र में इस बीच कुछ बढ़त आई, क्योंकि बड़े लंबे समय बाद तमाम सारी चीजें खुली, लेकिन इसने अर्थव्यवस्था को गिरा दिया है। और इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? ये डेटा देखिए तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार दिखाई देती है। और इतनी जब जीडीपी गिर गई हो, उस स्थिति में भी आप नफरत की बात करते हो। जो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा है उससे जुड़े और आरएसएस के जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है उससे जुड़े हुए रियाज ने किस तरीके से जो है उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में एक हिंदू टेलर की गला काटकर हत्या कर दी और कहा कि उसने नूपुर के समर्थन में, नूपुर शर्मा के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी जिन्होंने पैगंबर के खिलाफ गंदी टिप्पणी की थी, नफरती टिप्पणी की थी, उनके पक्ष में उसने पोस्ट किया था, इसलिए मार दी। एक और आया कि महाराष्ट्र के अमरावती में किस तरीके से एक केमिस्ट को इसी कारण से मार दिया गया। लेकिन इन टारगेट किलिंग को यदि आप देखें, इसी तरह की टारगेट किलिंग कश्मीर में हो रही है, इसी तरह की टारगेट किलिंग बहुत सारी जगह हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन साधे है। और वो सिर्फ क्या करती है कि वहां पर जहां पर इस तरह की घटना हो जाती है, बवाल करती है, लोग प्रदर्शन करती है और सब कुछ करती है और वोट बैंक को साधने की राजनीति करती है। वो राहुल गांधी को कैसे बदनाम किया जाए, इस पर पूरे समय
24 घंटे सातों दिन काम करती है और इसके लिए उनके वीडियोज को काट छांट के किस तरह से दिखाया जाता है, किस तरह से नफरत फैलाने का काम किया जाता है और उसमें मीडिया भी साथ निभाता है, इस चीज को समझना पड़ेगा। आपको याद होगा 2017 के चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी ने गुजरात के एक भाषण में कहा था, आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, और उन्होंने 3 बार कहा था, ये मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। और उसके बाद उसे काट कर किस तरह से दिखाया गया कि राहुल गांधी कहते हैं वो पप्पू है। आप समझिए, जबकि राहुल गांधी ने आज तक चाहे अर्थव्यवस्था पे हो, चाहे बेरोजगारी और युवाओं के रोजगार को लेकर के हो, चाहे देश के इंडस्ट्रीज को लेकर हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर को लेकर के हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के हो, चाहे यहाँ के चिकित्सा सेक्टर को लेकर के हो, और चाहे छात्रों के जीवन से जुड़ा मसला हो, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा मसला हो, उन सब मुद्दों पर जो आंकड़े राहुल गांधी ने प्रस्तुत किए, जो बताया, आज वही साबित हुआ है और वही सच साबित हुआ। आप इससे समझिए, जब चीन हमारे यहां कब्जा करता है, प्रधानमंत्री कहते हैं न कोई घुसा है न कोई बैठा है। और आप ये समझिए, चीन हमारे यहां 1000 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लेता है, नेपाल हमारे यहां कब्जा कर लेता है, और इन सब स्थितियों में हम खड़े हो जाते हैं। अमर्त्य सेन ने इसको लेकर के चिंता व्यक्त की। ये वही अमर्त्य सेन है जो नोबेल पुरस्कार विजेता है अर्थशास्त्र में, और जो 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें भारत रत्न दिया था। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को संभालने में अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सारी जानकारियां दी थी, बहुत सारी चीजें सुझाई थी। तो आप समझिए, जो अमर्त्य सेन ये कहते हैं, जो सवाल उठाते हैं, वो क्या कहते हैं वो भी जान लीजिए। वो कहते हैं अमर्त्य सेन कि 2014 के बाद देश ने गलत दिशा में छलांग लगाई है, और अमर्त्य सेन का कहना है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां कटघरे में है। 2014 से गलत दिशा में जाने से हम सबसे खराब स्थिति में आ गए हैं और भारत इस क्षेत्र में बहुत बुरी हालत में है। अमर्त्य सेन ने यहां तक कहा कि 20 साल पहले 6 देशों, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान में भारत सबसे पहली स्थिति में था। अब स्थिति यह है, श्रीलंका और पाकिस्तान को छोड़ दें तो भारत अब सबसे पीछे खड़ा है। इस हालत में भारत है। और इन सब चीजों को लेकर के देखें, इसके पीछे उन्होंने ये भी कहा कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था और धार्मिक कट्टरता ने हमें बर्बादी की दिशा में जो है भेजा है, और ऐसे लोगों की स्थिति जो है बुरी हो गई है और जो अनदेखी की जा रही। 5 किलो अनाज दे देने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। सुधारने के लिए हर व्यक्ति को एक स्थिति में लाना होगा। आपको इन नफरत से बाहर निकलना होगा। यदि इस नफरत के खेल में आप पड़ेंगे तो देश को बर्बाद करेंगे, और वो हो रहा है। आप अपने अधिवेशन में यदि देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते, देश की बेरोजगारी को खत्म करने पर चर्चा करते, देश के सामान्य उद्योग धंधों के पनपाने और उनको आगे बढ़ाने पर चर्चा करते, देश को सशक्त बनाने पर चर्चा करते, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने की चर्चा करते, तो शायद हमें भी अच्छा लगता। लेकिन वहां पर आपने क्या किया? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा क्या कहते हैं कि दूसरे दल जो है वो बर्बादी करते हैं, देश के खिलाफ हैं, और हम ही सिर्फ सबसे अच्छे। आप समझिए, इससे और गई गुजरी स्थिति क्या होगी कि वो लोग खुद को सबसे अच्छा कहते हैं जो आजादी के लड़ाई के दिनों में अंग्रेजों के साथ बैठे थे, उनके पिट्ठू बने हुए थे, और अब खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्र के सबसे बड़े संरक्षक कहते हैं, क्योंकि वो बहुसंख्यक हिंदू समाज को साधने की बात करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी की स्थिति, बर्बादी की स्थिति उसी हिंदू समाज में है। और मुस्लिम समाज के साथ इस तरह से भेदभाव होता है कि उनकी लड़कियों को
पूरे हिंदुस्तान में 47% पक्षपात भेदभाव के कारण नौकरी नहीं दी जाती है, और इसमें उत्तर भारत तो फिर भी कम है, दक्षिण भारत की बहुत बुरी स्थिति है, पश्चिमी भारत की बड़ी बुरी स्थिति है। यही मजबूरी है उनकी। तो आप इन सब नफरत में देखिए, आप देश के युवाओं को गलत दिशा में ढकेल रहे हैं, लड़कियों को आप वेश्या बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं, युवाओं को आप अपराधी बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और यही वजह है कि इस तरह के नफरत के खेल चल रहे हैं। नफरत के खेल को रोकिए, देश अपने आप आगे बढ़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने सही ही कहा था कि नूपुर शर्मा के कारण, नूपुर शर्मा बेसिकली भारतीय जनता पार्टी, नूपुर शर्मा एक महिला अकेले की बात नहीं है, वो एक भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करती थी, उनका प्रतिनिधित्व करती थी, उसकी प्रवक्ता थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कारण ये सारी घटनाएं हो रही हैं, हिंसक घटनाएं हो रही हैं। दर्जनों लोग मर चुके हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए, हजारों लोग घायल हुए, और तमाम लोग जेल में हैं, मुकदमे हैं और समस्याएं। तो युवाओं को बचाइए गलत दिशा में जाने से, और उनके लिए अवसर दीजिए, अच्छे अवसर दीजिए, और देश को बचाइए। इस पर चिंतन कीजिए, न कि खुद को अच्छा कह के ताली खुद ही पीट लेने और पीठ थपथपा लेने से कुछ होगा। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।